अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद और आज हम जिस पॉलिटिकल शख्सियत के यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे उनके बारे में ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल शोज़ की जो रेटिंग है वो उन्हीं के दम से है। बिल्कुल आप सही पहचाने, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलामुअलैकुम शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, यहाँ से मैं स्टार्ट लूँगी कि हनीफ अब्बासी साहब का कहना ये है कि एफिडेंट केस में आप उनकी किरदारकशी कर रहे हैं। क्यों? क्या इसलिए कि वो आपको हरा चुके हैं? नहीं, उससे तो नहीं हारा तो मैं नवाज शरीफ से हूँ। उनकी क्या पिद्दी का शोरबा। इनफैक्ट ये है कि उन्होंने 500 केजी एफिड्रिन ली है और भी ड्रग्स लिए हैं। मैं उनके पीछे नहीं पड़ा हुआ। वो कह रहे हैं सारे रिकॉर्ड्स जो मैं दिखा चुका हूँ ये साबित नहीं हुआ है, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन शेख साहब जो हैं वो मेरी जान नहीं छोड़ रहे, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं तो पहली दफा आपकी यू आर द फर्स्ट एंकर जिसको मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने ये बात कही जरूर है एक दो प्रोग्रामों में और इस पे मैं स्टैंड करता हूँ। उन्होंने मुझे 25 करोड़ का नोटिस भेजा, हालांकि वो मुझे हनीफ अब्बासी समझ रहे हैं। सो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। मैं कोर्ट में आपके प्रोग्राम में भी ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने चूहे मार गोलियां नहीं बनाई और वो 500 केजी की एफिड्रीन, एक्चुअली देखें एफिड्रीन पाकिस्तान का इंटरनेशनल कोटा है 20,000। तेज करें ना, आपका टाइम शॉर्ट है। इन्होंने 33,000 का कोटा दे दिया है पहली दफा पाकिस्तान में, और इन्हीं लोगों की ब्लैकमेलिंग में इन लोगों को दिया है। 1 किलो एफिड्रीन की प्राइस बाहर में $1 लाख है। सो 5 अरब रुपए का ये नशे की बाहर सप्लाई हुई है। अगर वो कहते हैं वो बना रहे हैं, मैंने उनके खिलाफ केस नहीं किया हुआ। आपने नहीं किया, लेकिन आप नाम तो ले रहे हैं ना कि ये इन्वॉल्व आपके चैनल में भी ले रहा हूँ। ठीक है, अदालत में केस है, आप कोर्ट में चले जाए ना, फरीक बन जाए आप। मुझे क्या जरूरत पड़ी? मैं जिसके खिलाफ फरीक बनना था वो बनाऊं, उस पर भी नहीं जा रहा। प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। मेरा लेवल है, मैं गंगू तेलियों के खिलाफ केस नहीं करता। वैसे इस केस में जो वो वादा माफ गवाह है ना, 3-4 जो हैं, उन्होंने भी अभी तक हनीफ अब्बासी का नाम नहीं लिया, तो नाम उनका नहीं आ रहा है। मुझे मैं तो बताना चाहता हूँ कि 500 केजी लिया, अगर समझते नहीं तो ना। चलें ठीक, एक और इशू पे बात करते हैं। ये जो अदलिया और हुकूमत की महाजराई चल रही है, कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं आप इसको? देखें जी, एक करामुल्लाह जान साहब, क्या नाम है इनका, ये रिटायर होने हैं महीने में। 23 तारीख को केस है इनका जो लगा है हद के इज्जत वाला। 25 को तहीन है। मेरा ख्याल है कोई और पढ़ाएगा ईद की नमाज अगर अदालत ने लंबा टाइम ना लिया एज ए प्राइम मिनिस्टर। और तीसरा प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा ये मुल्क या इलेक्शन में जाएगा या जमहूरियत गड़े में गिरेगी। फिर मैं दोहराता हूँ, या ये मुल्क आसिफ जरदारी आज 6-7 दिन से इलेक्शन की मीटिंगें कर रहा है, वो कैंडिडेटों को बुला रहा है। फरहाना राजा के फरजाना राजा क्या है, हमारे पास भी टीवी में होती थी वो, उनको वो बुला के वो फंडिंग दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो फंडिंग दे रहे हैं। सो ईद के बाद प्रेसिडेंट जरदारी इस असम्बली को डिज़ोल्व कर सकते हैं, सूबों को डिज़ोल्व कर सकते हैं। जिस तरह उन्होंने बैकडोर चैनल से फखरू भाई को ले आए हैं इलेक्शन कमिश्नर, इसी तरह एक अबूरी प्राइम मिनिस्टर भी, क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ पे डिम्पर मारा है नैब के केसेस का, और निकालना क्या, उस केसों से इतने साल हो गए, इसलिए मारा है ताकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो आपने बात की शेख साहब, क्या वाकई कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो सकती है? आप देखें वो बिल भी मंजूर हो गया, वो आया भी, पेश हुआ, कानून बन गया, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो इतनी 3 नाम पीपल्स पार्टी ने दिए हुए थे, 3 PMLN ने, और डिसाइड नहीं हो रहा था, चौधरी निसार साहब बैठ ही नहीं रहे थे, और उसी दिन हमें पता चलता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बस कुछ ना कुछ तो बैकडोर चैनल होता है। और वैसे भी करामुल्लाह जान को ये हटाना चाहते थे, उसके 1.5 महीना रह गए हैं रिटायरमेंट के। मेरा ख्याल है सितंबर या एंड ऑफ सितंबर उन्होंने रिटायर हो जाना। सो उससे पहले अपना इलेक्शन कमिश्नर ये ले जाना चाहते थे, लेकिन फखरू भाई के बस का रोग नहीं है। ये मेरा रिकॉर्ड रख लें, ये इलेक्शन करवाना फखरू भाई के बस का रोग नहीं है। अगर इस मुल्क में 65, 60, 70 साल का कोई दयानतदार बंदा मैसर नहीं है तो फिर इन सियासी पार्टियों को ये ज़हन नशीन रखना चाहिए कि इसके बस की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। तो फिर ये एक्सपेक्ट ना किया जाए कि इस दफा इलेक्शन जो है गैर ऑनेस्ट, ही इज ए ऑनेस्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑनेस्ट। पर यहाँ झंडे के नीचे डंडा होना जरूरी है। जिसके पास डंडा नहीं है, ये बदमाशी को कंट्रोल करना उसके बस की बात नहीं है। और उसकी आदत रही है मुस्ताफ इस्तीफे देने की, उसके बेटे ने भी इस्तीफा दिया। सो आई प्रे फॉर हिज हेल्थ। ही इज ए वेरी नाइस मैन, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट अनफॉर्चुनेटली ही कांट डिलीवर। इस महाजराई में जो हुकूमत और अदलिया की चल रही है, फौज अपना किरदार अदा कर रही है, आप समझते हैं, या करेगी, या उसको करना चाहिए, या वो जो आपका एक पहले का स्टेटमेंट है कि वो सत्तू पीकर सोई हुई है इस मुल्क की फौज? सत्तू तो पी के सोए हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अगर पके हुए फल की तरह उनकी झोली में गिरा तो इस तरह ये झोली बंद कर लेंगे। इस तरह ये झोली में अगर ये पपीता गिरा है इक़्तिदार का,
तो इस तरह ये बंद कर लेंगे। सत्तू तो उन्होंने पिए हुए हैं, बल्कि अब तो मुझे बाज का आमने सामने होते हैं तो मुझे जर्नैल कहते हैं, हमारे घर वाले भी हमें ताना देते हैं, तुमने इतनी मकबूल बात कह दी है। कोई घर में बात होती है तो कहते हैं कि शेख रशीद ठीक कहता है, तुमने सत्तू पिए हुए हैं। शेख साहब, लेकिन आपको लगता है कि फौज इस वक्त इस पोजीशन में है कि जमहूरी हुकूमत के खिलाफ कोई स्टेप ले सके? मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, लोग कहते थे कि ज़ियाउल हक अपने घर वालों के साथ बुरा नहीं है, तो जमहूरियत के साथ कैसे बुरा होगा। इतनी ऊंची वो सलवार टोंकता था, तो हैं जी, लोग कहते थे ये मौलवी अकबर का बेटा जो लगाएगा मार्शल्लाह लगाएगा। और जब उसने लगाया, ऐसा लगाया कि मुझे आज भी याद है कि चौधरी ज़हूरुल्लाह साहब उनको मिलने गए, वो पेन लिया उन्होंने अपनी नमाज जाए नमाज के नीचे से कलम निकाला और जिस तरह मुर्गी ज़बा होती है इस तरह दस्तखत कर दिए मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हैंग करने के। और ये वही मौलवी अकबर का बेटा था, मौलवी ज़ियाउल हक, जिसके बारे में लोग कहते थे ये तो अपने घर में भी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलता। सो एक सिस्टम है, सिस्टम इज में बड़ी ज़बरदस्त, बस आगे चलें। इस सिस्टम में फौज के अंदर बड़ी ज़बरदस्त रिजेंटमेंट है कि दे कांट डिलीवर। इस हद तक है, एक आदमी ने मीटिंग में ये बात कही कि यू हैव टू डिसाइड कि जमहूरियत, कौम और लोगों में से कौन डिस्ट्रॉय हो रहा है। एंड इन द एंड जो पॉलिटिकल बिजनेस है वो तो बूम कर रहा है, जो इकोनॉमी है डिजास्टर हो रही है। हफीज शेख 3 हफ्तों से रमजान पैकेज की वहां शॉपिंग कर रहा है हैरड्स, और मेरा कल मैं सोच रहा था उसको मोबाइल फोन पे करूं कि यार मेरे लिए भी कोई मेरे साइज की एक्स्ट्रा लार्ज जैकेट ले आई हो। ठीक है। सो वो रमजान पैकेज की लंदन में आज कभी सुना आपने कि वजीर, देखें मैं कौम के सामने एक बात रखना चाहता हूं, द डिजास्टर, द स्टूपिडनेस ऑफ दिस गवर्नमेंट। 5-6 चलो वजीर बदल दिए, 6 आपने CBR के चेयरमैन बन दिए, 5 आपने गवर्नर बदल दिए, 6-7 आपने फाइनेंस सेक्रेटरी मसला। सो आई ऑन ए रिजल्ट ये जानबूझकर हमारी इकोनॉमी डिजास्टर की गई है ताकि फॉरेन लोग अपनी सप्लाई लाइन को मनवा सकें, ताकि फॉरेन लोग अपनी शराइत हमसे मनवा सकें। ठीक, तौहीन अदालत का कानून भी ले आए हैं। ठीक है, मैं पहले आपकी राय जरा जानना चाहती हूँ कि ये तौहीन अदालत का जो कानून लाए हैं ये लाए क्यों हैं? दूसरी बात ये कि उसको चैलेंज भी कर दिया गया है, क्या लगता है अदालत स्ट्राइक डाउन कर देगी इसको? मेरा मतलब है मैंने तो तौहीन अदालत नहीं करनी ना। मैंने या आपने या इस कैमरामैन ने या किसी और ने तौहीन अदालत नहीं करनी। हमें तो चीफ साहब ने कहा आप मेरे खिलाफ बात करते हैं टीवी चैनल पे, मैं तो उधर ही अलर्ट हो गया। मैंने कहा जनाब, मैंने कहा आप कहते हैं कि इस तराजू को टक्कर मारूं, मैंने कहा नहीं जनाब, मैं अब कहूंगा जाके किसको आबे जमजम से दो, क्योंकि फैसला तो अमल तो ये करने को ही नहीं देंगे। लेकिन ये मुल्क कोई बनाना स्टेट नहीं है कि हफ्ते का एक और वजीर आजम होगा, जुमे वाले दिन और होगा, संडे मार्केट का और प्राइम मिनिस्टर होगा। तो शेख साहब एक बात बताइए, अब 23 तारीख है, ये तौहीन अदालत का जो कानून है आपने कहा उठा के फेंक देंगे, स्ट्राइक डाउन करेगी अदालत? अभी एक आधी डेट पड़ सकती है, अल्टीमेटली उठा के फेंक देंगे। देखें ना, अभी उसको नोटिस होगा और ये कोयटा बेंच से आया केस। सो 23 और 25 एक डेटें पड़ेंगी, उसको खुद पता, इसीलिए सऊदी अरब चला गया गुनाह बख्शवाने के लिए कि जो मैंने पुराने वहां बलालगंज के जनरेटर बेचे थे, अल्लाह मियाँ उसको माफ कर दे, 0 मीटर कर दे, तो फिर मैं अगली दफा फिर आऊं ताको। ठीक, तो 25 डेट तो फिर वो राजा साहब को भी कह दिया है ना, खत लिखने की उनकी मोहलत उतनी ही है और उनका जवाब आपको पता है। पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड है इस पे जी, खत नहीं लिखेंगे। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जा रही है, वो नवाज शरीफ साहब से बैकडोर चैनल पे राब्ते करने की कोशिश कर रही है, कर चुकी है या करने वाली है, बल्कि आप ये समझ लें राब्ते में है। और दोनों लोग परेशान होंगे, आसिफ जरदारी भी और नवाज शरीफ साहब भी, कि शेख रशीद ये कहां से। देखिए मेरे पास छोटे छोटे लोग हैं। नहीं, आप बहुत बाखबर हैं, आपके पास खबरें ज्यादा होती हैं, लेकिन जो सियासी बाअसर हल्के हैं वो कल से ये बात कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी PMLN जो है वो केयर टेकर सेटअप के लिए भी इनमें आपस में DC और कमिश्नर और ADC जी और मिलिट्री सेक्रेटरी ये तो बदलते रहते हैं, ड्राइवर और PN नहीं बदलता, वो पिंडी से है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इलेक्शन जल्दी हो सकते हैं, एनी टाइम इलेक्शन कैन बी अनाउंस्ड। ठीक, इलेक्शन हो सकते हैं। केयर टेकर सेटअप अगर आता है, कितने अरसे तक वो रहेगा और क्या केयर टेकर आएगा या टेक्नोक्रेट सेटअप भी आ सकता है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे या शॉर्ट टर्म पे? दोनों चीजों की एक्सरसाइज है। आपको पता है अगर फौजियों ने आना तो 1.5-2 साल के लिए आना, लेकिन जुडिशरी आगे होगी। जुडिशरी विल बी ऑन फ्रंट फुट और बिहाइंड दी बार्स जो है वो फौज होगी। फौज खड़ी होगी चीफ जस्टिस के साथ। पहले ये सूरत हाल नहीं थी, बेशक चीफ जस्टिस कहते रहे कि मैं जनाब अली असम्बली पे बच गई असम्बली, वरना ये भी दहशत गर्दों की रेंज में थी।
सो आप ये कह सकते हैं कि फौज चीफ जस्टिस के फैसले के पीछे खड़ी है, कौम भी खड़ी है। ठीक है। अगर कोई जानदार फैसला किया, अगर ऐसे ही हल्की फुल्की मौसीकी लगी रही तो मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पे लोग सुनते रहेंगे। इलेक्शंस होने अगर जा कोई रहे हैं पक्का राग दोनों तरफ हो सकता है। सख्त किस्म का ऐसा दौर, क्योंकि करप्शन के पैसे वसूल करना दुनिया में कोई मुश्किल काम नहीं है। मुल्क को बचाना अहम काम है, जमहूरियत को बचाना अहम काम है। पूरी कोशिश की जा रही है, की जा चुकी है कि जमहूरियत को बचाया जाए, लेकिन मुल्की सलामती पे कोई समझौता नहीं होगा। जब सवाल पैदा हुआ मुल्की सलामती और जमहूरियत का, सो मुल्की सलामती को अहमियत दी जाएगी।